ठंड में गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी, अमीर का 1 मंजिला पक्का मकान। गरीब बहू की खुली रसोई में कोई भी सुख साधन उपलब्ध नहीं है। दोनों कड़कड़ाती ठंड में चूल्हा जलाने का अथक प्रयास कर रही हैं। जेठानी जी, सारी सूखी लकड़ी ओस में भीगकर गीली हो गई है। इस भीगी लकड़ी से आंच नहीं पकड़ने वाली। आज हवा भी कितनी तेज चल रही है। यहाँ खुले में चूल्हा लगाकर खाना बनाना असंभव है। मैं तो कहती हूँ चूल्हा उठाकर घर में ले चलते हैं। आज से सर्दी भर के लिए घर के अंदर ही खाना पीना बना लेंगे। पूनम, घर के अंदर भी कहाँ इतनी जगह है कि हम चूल्हा लगाकर खाना पीना बना सकेंगे। एक तो वैसे ही जगह कम है। माँ जी को भी तो धुएं से सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। पर जेठानी जी, इतनी भयंकर सर्दी में इस तरह खुले में खाना पीना बनाने में हम दोनों बहू की भी तो हालत कितनी खराब हो जाती है। मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल बर्फ की तरह हो चुके हैं। काश कि हमारे पास भी एक पक्का घर मकान और रसोई होता तो हम भी आराम से सुख सुविधा में खाना बना सकते हैं। हमारी पड़ोसन की किस्मत अच्छी है, उसके पास तो हर चीज की सुविधा, पक्का मकान, फैसिलिटी वाली रसोई भी बनी है। इतना कहते हुए पूनम अपने ठीक सामने बनी 1 मंजिल वाले पक्के मकान को निहारती है, जिसकी शाइन और मकान की ताजा बनावट बता रही थी कि वह हाल फिलहाल में ही बनकर तैयार किया गया था। तभी अंदर से नाइट गाउन में चाय पीते पीते पायल बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। यार, ऐसे ठंड के वेदर में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तभी पायल का ध्यान डायरेक्ट आशा पूनम पर जाता है। उन्हें देखते ही वह मुंह सड़ा लेती है। यहाँ सुबह सुबह किन गरीबों की शक्ल देख ली। पूरा का पूरा दिन खराब जाएगा। मैंने इतने मन से ये मकान बनवाया था, लेकिन बालकनी से एक अच्छा व्यू भी नहीं दिखता। इनका कंजर खाना वाला झोपड़ी दिख जाता है। पायल जानबूझकर तेज तेज बड़बड़ा रही थी ताकि दोनों बहू को नीचा दिखा सके। तभी आशा हाथ पंखा करते हुए किसी तरह गीली लकड़ी से चूल्हा सुलगाने का जतन कर रही थी। इसमें से काफी ज्यादा धुआं धुआं मच रहा था, जिसे पायल को चिढ़ मच जाती है। ओह गॉड, अरे तुम दोनों को सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? सुबह सुबह उठकर इतना ज्यादा धुआं धुआं मचाना चालू कर देती हो। तुम्हारे इस चूल्हे का धुआं मेरे घर की तरफ आ रहा है। इससे मेरे घर का पेंट खराब हो जाएगा। पायल की घमंडी बर्ताव दिखाने के बावजूद भी आशा उसे नरमाई से जवाब देती है। माफ कीजिएगा पायल बहन, जरा लकड़ियां भीग गई हैं, इसीलिए धुआं आज ज्यादा हो रहा है। मैं धीरे धीरे सुलगाती हूँ जिससे धुआं ज्यादा ना हो। इट्स बेटर। वैसे मेरी बातों को माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारे ससुराल में 2-2, 3-3 लोग कमाने वाले हैं। इसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है क्या कि एक गैस चूल्हे का कनेक्शन करवा लो? माना कि इस झोपड़पट्टी को मकान नहीं बनवा सकते, पर एक गैस सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हो। पायल को अपने घर परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाते देख अब पूनम से बर्दाश्त नहीं होता और वो पायल को मुंह तोड़ जवाब देती है। ये बकवास तो ऐसे करिए जैसे कि हमारे घर की प्राइम मिनिस्टर लग रही है। पायल, तुम केवल अपने घर के मसले से मतलब रखो। अपना घर देखने के लिए हम दोनों बहू हैं, और वैसे भी हमारा परिवार गरीबी में गुजारा करता है, लेकिन हम किसी से मांग कर नहीं खाने जाते हैं। और एक बात, अपने 1 मंजिल के पक्के मकान पर इतना भी घमंड मत दिखाओ। मुझे तो वैसे भी तुम जैसे गरीबों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, और इस 1 मंजिल का मकान बनाने में मैंने जितना खर्चा किया वो तुम्हारी औकात से बाहर है। हाँ। इतने में अंदर से पायल की सास गायत्री उसे ढूंढते ढूंढते बालकनी पर आती है। अरे पायल बहू, तुम यहाँ बालकनी पर हो? मैंने तुम्हें पूरे घर पे देख लिया था। अब क्या हो गया मम्मी जी, मैं अभी तो आपको चाय देकर आई थी। हाँ, मगर पायल बहू, तूने अपनी तरह मेरी भी चाय चीनी में बना दी। मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ, मुझे शुगर है। मम्मी जी, आप इतनी छोटी सी चीज को बताने के लिए यहाँ पर चली आई। अगर मुझे बाय मिस्टेक चाय मीठी बन गई थी तो आप उसमें शुगर फ्री की गोली डाल लेते, उससे चाय का मीठापन मैनेज हो जाता। लेकिन आपको तो बस छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक मेड ही चाहिए। दरअसल पायल बहुत ही घमंडी नेचर की थी, क्योंकि वो घर के साथ जॉब भी करती। काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होने के चलते उसको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलती थी, जो कि उसके पति की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। इसीलिए वो अपने सास ससुर और यहाँ तक कि अपने पति को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। और जब से उसने घर बनाने में पैसे दिए थे, उसका घमंड काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं आशा पूनम बड़े परिवार की बहू थी। एक ही झोपड़ी के अंदर सास ससुर, बच्चे, उनके पति और दादी ले देकर 9-10 परिवार गुजारा करने को मोहताज थे। अरे आशा, खाना बना के नहीं, दोनों भाई के काम पर निकलने का भी टाइम हो रहा है। अगर बनने में लेट लगेगा तो बता दो, हम दोपहर में आकर खा जाएंगे। बस बस जी, दाल भात होने वाला है, गरम गरम खाकर चले जाइएगा। आशा दोनों को खाना खिलाकर भेजने के लिए ऐसा बोलकर रोक लेती है, लेकिन वहीं हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि चूल्हे की आंच टिक नहीं पाती। कई बार चूल्हा बुझ भी जाता। दोनों थरथराहट के साथ खाना बनाती हैं।
आशा भाभी, अभी तो चावल सीजा भी नहीं, इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाएगा। दाल चावल तैयार होने में देर लगेगी। तुम्हें पता है ना, एक बार वो बगैर खाए चले जाते तो फिर खाना खाने कम ही आते हैं, और जब शाम तक आएंगे तब तक तो ये दाल भात बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, और एक बार दाल भात जम जाने के बाद चूल्हे पर जल्दी से गर्म भी नहीं होती। और तुम्हारे जेठ जी जमी दाल नहीं खाते। मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। कपकपाते हुए आशा इधर उधर देखती है, तभी उसे गत्ता दिखाई देता है जो काफी बड़ी साइज का था। इस गत्ते से आंच रोकने का काम बन जाएगा। फटाफट से आशा गत्ते को काट कर उसे 4 भाग में कर लेती है और चूल्हे के चारों तरफ से कवर करके ईंट लगा देती है, जिससे कि गत्ते ठहर सके और आंच रुक। क्या बात है जेठानी जी, आपने तो बड़ा ही धांसू जुगाड़ लगाया। अब तो चूल्हे में बिल्कुल धाएं धाएं आंच लग रही है। बस कैसे भी करके अब खाना जल्दी से बन जाए। कुछ ही देर में दाल चावल पक जाता है, जिससे अब आशा सुधीर महेश को परोसती है। खाने में से भाप निकलता देख दोनों भाई बड़ी खुशी से खाना शुरू करते हैं। चलो, आज तो ठंड में हमको भी गर्मा गर्म खाना खाने को मिल गया, वरना ज्यादातर तो काम के चक्कर में लास्ट में बर्फ जैसा दाल चावल हमको खाने को मिलता है। ऐसा कहते हुए महेश जैसे ही गर्मा गर्म खाने का पहला कौर खाता है, तभी झोपड़ी की छत से मिट्टी का ढेला टूटकर खाने में पड़ जाता है और सारी दाल मिट्टी में सन जाती है। लगता है आज मेरे नसीब में खाना लिखा ही नहीं है। आशा, थाली हटा दो। महेश गरीबी से झुंझलाकर खाने से भरी थाली में ही हाथ धो देता है। तभी बिस्तर में किकुड़ कर बैठी दादी कांता कहती हैं, अरे ओ कलम जली खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा जाकर दूसरा खाना कार कर लेकर आ। जी दादी जी, मैं लेकर आती हूँ। जी आप बैठ जाओ, दोबारा से खाना लेकर आती हूँ। महेश भूख भरी नजरों से खाने के लिए देखता तो है, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि राशन नाप कर आता था, जितना सबके एक टाइम के खाने के लिए पर्याप्त हो सके। एक आदमी के खाने लायक खाना तो बर्बाद हो गया। अब अगर मैंने दोबारा से खाना खा लिया तो मेरी वजह से मेरी आशा को भूखा रहना पड़ेगा। क्या हुआ महेश, खाने के लिए बहू को बोल दे। नहीं माँ, अब सीधा शाम को ही आकर खा लूंगा। काम पर भी जाने को लेट हो रहा है। वैसे भी आज सेठ ने जल्दी बुलाया था, किसी के घर में गीजर वगैरह लगाने के लिए वहां जाना है, वरना काम हाथ से निकल जाएगा। तभी गीजर की बात आते ही तीनों बच्चे महेश का मुंह देखने लगते हैं। पापा पापा, अपने भी घर में गीजर लगवा लो प्लीज, फिर हम भी गर्म गर्म पानी से नहाएंगे। पता है इतनी ठंड में मेरा तो नहाने का भी मन नहीं करता चिल्ड पानी से। चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्द हमारे भी घर में गीजर जरूर लगेगा। तभी खटिया पर फटी रजाई में पड़ा दीनानाथ कहता है, बेटा फिलहाल के लिए थोड़े पैसे लगाकर इस झोपड़ी की छत और दीवार की मरम्मत करवा दो। दीवार की सारी मिट्टी निकल निकल कर अब तो अंदर की ईंट भी दिखने लग गई है। मुझे नहीं लगता कि इस साल की सर्दी हमारा मकान झेल पाएगा, और अगर ये एक बार ये मकान गिर गया ना तो दोबारा इसे बनवाना इस कदर की गरीबी में हमारे बस की नहीं है। पिताजी, अभी सर्दी के चलते काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत काम निकलने लगेगा तो मिस्त्री लगवा देंगे। सोचा है इस बार दीवार और पक्की करवाने के साथ साथ ऊपर भी 1-2 कमरा बिठा देंगे। इस एक कमरे की झोपड़ी में रहन सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। अजी कमरा तैयार करवाएंगे तो एक छोटी मोटी रसोई भी बनवा दीजिएगा। ऐसे सर्दी भरे मौसम में खुले में खाना बनाना बड़ा दूभर है। आशा जैसे ही रसोई बनवाने की बात रखती है तो कांता काफी ज्यादा कुड़कुड़ाने लगती है। हाँ, जैसे कि नोट तो दहेज में भर भर कर लाई हो ना, जो अलग से रसोई बनवा कर भी चाहिए तुमको। मायके में तो मिट्टी का घर बना हुआ है और ससुराल में पक्की रसोई चाहिए। कांता के ताना देने पर आशा की आंख से आंसू छलक जाते हैं। तभी शांति बोलती है, अम्मा जी, आप जब देखो क्यों आशा बहू को मिट्टी के घर से होने के ताने मारती रहती हो। अरे मिट्टी का घर जब था तब था, अब जाकर देखाया आपने। अरे बहू के माँ बाप ने 2 मंजिल का पक्का मकान बनवा लिया है। अरे तो इस मनहूस के उस घर से निकलने के बाद ही तो उनका पक्का घर मकान बन पाया है। अपनी पनौती तो उन्होंने हमारे घर में भेज दी। एक ही घर में खाना पीना करने के चलते मैं तो अपनी एक अलग से मंदिर भी नहीं बिठा सकती ताकि पूजा पाठ कर सकूं तसल्ली से। अम्मा, ये इंसान के रहने की जगह नहीं है और तुम्हें मूर्ति बिठाने की पड़ी है। टूटी झोपड़ी को बनवाने को लेकर शुरू हुई बात कलहबाजी में निकल जाती है, जिसे देख महेश सुधीर काम पर निकल जाते हैं। पूरी सड़क ओस पड़ने से भीगी हुई थी। चारों तरफ सफेद कोहरे की धुंध छाई हुई थी। बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज तो सर्दी बिल्कुल कड़कड़ा कर है भैया, ऊपर से एकदम बर्फ की तरह हवा चल रही है। मेरी तो काम पर जाने की बिल्कुल मनसा नहीं हो रही है। ऊपर से रात भर को ज्यादा ही ओस हुई है।
सड़क एकदम तर हो रखी है, पानी से जैसे खूब पीट पीट कर बरसात हुई हो। सर्दी के हाथ सिकोड़कर दोनों सेठ रविंद्र के पास आते हैं, जो कि उनको रोज का काम देता है और दोनों को 100 से 200 दिहाड़ी देकर बाकी पैसे खुद हड़प जाता है। नमस्ते सेठ। अरे आ गए तुम लोग? अरे कब से क्लाइंट फोन कर रहा है, चलो जल्दी से एड्रेस पता लिख लो जहाँ आज तुम्हें काम करने जाना है। एड्रेस लिखने की बात सुनकर सुधीर महेश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों के चेहरे पर पढ़े लिखे ना होने के चलते लाचारी दिख रही थी। सेठ तुम्हें पता तो है हम दोनों भाई को पढ़ना लिखना नहीं आता, एड्रेस पता कहाँ से लिखेंगे? अरे मैं तो भूल गया था कि तुम दोनों के लिए पढ़ाई तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अरे सेठ भले हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी कमा कर खा तो रहे हैं ना। अरे खाली कमाने खिलाने से जिंदगी नहीं चलती बेटा। अरे बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं तुम दोनों के, उनका भी तो सारा जीवन क्या उस 25 गज की झोपड़ी में निकालने का इरादा है तुम दोनों का, या उससे आगे भी बढ़ना है? सेठ बाल बच्चे परिवार के लिए घर बनवाना है, तभी तो मेहनत कर रहे हैं। एड्रेस बता दीजिए, हम मुंह जुबानी याद कर लेंगे। सेठ महेश को एड्रेस बताता है। दोनों भयंकर ठंड में सामान लेकर चल देते हैं। कुछ दूर आकर, भैया ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पड़ोसी नमन भाई है ना, उन्हीं के घर में हमें गीजर लगाना है। सेठ बताया भी तो था कि अभी अभी 1 मंजिल का पक्का मकान बनवाया उन्होंने। चलते चलते दोनों लास्ट में उसी घर में पहुंच जाते हैं जहां पक्का मकान के बाहर एक चमकता सा नेम प्लेट लगा हुआ था, जिस पर पल्लवी और नमन मेंशन लिखा हुआ था। दोनों उस 1 मंजिल के पक्के मकान को आंखें जमा कर देखते हुए अंदर आते हैं, जहां पायल आर्टिफिशियल शर्ट पैंट पहने, हाई हील्स पहने, पर्स लेकर घर से निकल ही रही थी, तभी टक्कर हो जाती है। हाउ डेयर यू, अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? माफ कीजिएगा पायल, भाभी मैंने देखा नहीं। पायल जैसे ही आंखें उठाकर ऊपर देखती है तो अपने सामने सुधीर महेश को देखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है। तभी उसका ध्यान फर्श पर जाता है, जहां उनके चप्पल की मिट्टी छपी देख वो आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों मेरे घर में किसकी परमिशन से आए हो? हाँ, ओह आई सी, जरूर तुम दोनों का काम नहीं चल रहा होगा, इसीलिए मेरे हस्बैंड से काम मांगने आए हो। सामने अमीर पड़ोसी देखा नहीं कि मुंह उठाकर चले जाते हो काम मांगने। पायल का खराब बर्ताव देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा असहज महसूस करने लगते हैं। तभी पीछे से नमन आता है। पायल ये क्या तरीका है घर आई किसी से बात करने का? तुम्हें अपनी लैंग्वेज चेंज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने तुम्हें कल कहा तो था कि बाथरूम में गीजर लगवाने के लिए बात करी थी, उन्हीं की तरफ से महेश भैया सुधीर भैया आए हैं। नमन को गुस्से में देख पायल नॉर्मल हो जाती है। फाइन, मुझे पता नहीं था, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपने हिसाब से सारे बाथरूम में गीजर फिट करवा लेना, और आप दोनों प्लीज अपनी चप्पल यहीं पर उतार कर जाना, सारा फर्श गंदा कर दिया। पद्मा, आई मैम साहब, यहाँ पर फिर से पोछा लगा देना। जी ठीक है मैम साहब। इतना कहकर पायल ऑफिस निकल जाती है। तभी गायत्री सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। अरे महेश बेटा, सुधीर बेटा, तुम दोनों यहाँ? माँ वो भैया हमारे घर में गीजर लगाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या लोगे, चाय पानी? बड़े हिचक से सुधीर ठंड से कांपते हुए चाय को बोलता है। हाँ चाय चलेगी आंटी जी, सर्दी में से आए हैं ना इसलिए। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। चलिए भैया, तब तक मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। नमन एक एक करके घर के सारे कमरे बाथरूम दिखाता है। कमरे काफी बड़े बने हुए थे। आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। अमीरों के लिए सर्दियों का मौसम कितना सुखदाई है। उनके पास ओढ़ने के लिए नरम नरम गरम रजाई है, रहने के लिए पक्का मकान है, गर्माहट के लिए हीटर है, और तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अलग से कमरा भी बना रखा है। हमारा ऐसा घर कब होगा? भैया कमाने का हुनर तो हमारे अंदर भी भरा है, लेकिन बस पढ़े लिखे न होने के चलते हम मार खा जाते हैं, वरना हमारे परिवार को झोपड़ी में गुजारा नहीं करना पड़ता। कुछ ही देर में दोनों काम खत्म करते हैं और चाय पीकर पैसे लेकर चले जाते हैं। चलो जल्दी से पेमेंट दे दो, वहां से 10,000 का पेमेंट मिला होगा तुम्हें। हाँ सेठ, ये लो पैसे। सेठ, गीजर सेट करने में हाथ बिल्कुल कठोर हो गए ठंड से। या तो ठंड देख लो या काम कर लो भाई। चलो ये लो तुम दोनों की आज की दिहाड़ी। वैसे भी तुम्हारे 400 रुपए बनते हैं, लेकिन आज 500 रखो। तभी सुधीर सेठ को टोकता है। सेठ ये क्या मतलब हुआ? इतनी ठंड के मौसम में हम गीजर लगा कर आए हैं, हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। कम से कम हमारी मेहनत के पहले तुम आधे पैसे तो दे दो, आधे रखो। सुधीर जैसे ही आधे पैसे मांगता है तो सेठ पिनक जाता है। अच्छा, मैंने तुम्हें कमाने का रास्ता दिखाया और मुझसे ये आंखें दिखा रहे हो। आधे पैसे चाहिए तो कहीं और जाकर काम कर लो, मेरे पास काम करने वाले बहुत हैं।
अरे नहीं नहीं सेठ, गुस्सा मत करो, हम तुम्हें जो सही लगे वही दे देना। दोनों पैसे से थोड़ा बहुत राशन लेकर घर आते हैं। इसी तरह सिलसिला जारी था। कच्ची झोपड़ी में कड़कड़ाती ठंड का मौसम काटना अब गरीब ससुराल वालों के लिए हर दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा था। एक सुबह पायल अपनी बालकनी से कचरे की थैली उनके झोपड़ी के बाहर फेंक देती है, जिसे देख उसके बच्चे, मामा मम्मा, ऐसी किसी के घर के आगे कूड़ा फेंकना तो बैड मैनर्स होता है। हाँ मामा, आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ गरीब वाली आंटी की फैमिली रहती है। बेटा, इन जैसे गरीबों की झोपड़ी के आगे कूड़ा डालने में कोई बुराई नहीं है, चलो अंदर। तभी काजल पायल को कूड़ा डाल कर जाते देखकर अंदर जाकर बताती है, मम्मी मम्मी, वो पड़ोस वाली अमीर आंटी है ना, उन्होंने हमारी झोपड़ी के बाहर कूड़ा फेंक दिया है। इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी झोपड़ी के आगे कूड़ा करने की, जैसे कि यहाँ इंसान नहीं रहता। दादी जी, आप झगड़ा करने मत जाइए, मैं साफ कर दूंगी। अब आशा झाड़ू से कूड़े के छिलके समेट कर फेंकती तो पायल छत पर से कपड़े सुखाते हुए बेइज्जती मारती है। बेचारी झोपड़ी वाली बहू को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पायल की बात का कोई भी जवाब दिए बिना आशा आंसू लिए घर में चली गई। एक रात काफी ज्यादा ओस गिरने की वजह से उनकी झोपड़ी की छत पूरी तरह भीग कर चूने लगती है। अरे ये बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी कौन फेंक रहा है मुझ पर। धीरे धीरे करके छत चूने से सारा बिस्तर भीग जाता है, जिससे ठंड से सबकी नींद खुल जाती है। अच्छू अच्छू, मम्मी ठंडी लग रही है। मम्मी देखो ना, हमारा बिस्तर गीला हो गया। बोलते बोलते ठंड से प्रीति की आंखें डबडबा गई। हे भगवान, ये सर्दी के मौसम में झोपड़ी की छत कैसे चू रही है? बाहर बारिश हो रही है क्या? माँ जी, लगता है ओस से हमारी छत भर गई है। बेचारा पूरा परिवार ठंड में बैठकर ही रात बिताते हैं, जबकि पायल का परिवार एक मंजिल के पक्के मकान में गर्माहट में सुकून से सोया हुआ था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी कलावती आती है। अरे पूनम बहू, आशा बहू, तुम दोनों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी चाची? अरे हमारे गांव में एक सिलाई सेंटर खुल रहा है, इसमें 2 सिलाई सीखने वाली चाहिए, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाएगी। मैं तो कहती हूँ इस मौके को हाथ से जाने मत दो। एक बार लग जाओगी ना तो काफी पैसे जोड़ लोगी, इतना कि 2-4 साल में 3-4 मंजिल के मकान बना लोगे। कलावती की बात सुन दोनों गरीब बहुएं आंखों ही आंखों में अपनी झोपड़ी के पक्के मकान बनने के सपने देखने लगती हैं। आपके मुंह में घी शक्कर आंटी जी। दोनों बहुएं एक हफ्ते के अंदर सिलाई सीखने में लग जाती हैं, साथ ही घर में भी सिलाई का काम शुरू कर देती हैं। तभी एक दिन जब पायल जॉब पर जा रही होती है तो झोपड़ी के बाहर बोर्ड लगा देखकर खिल्ली उड़ाती है। अच्छा, तो 2 कौड़ी की गरीब हाउसवाइफ बहू ने सिलाई स्टार्ट की है। ये करके भी मेरी तरह महीने का 70 से 80 हजार कमा कर और मेरी तरह एक मंजिल का घर बनाकर दिखा दे। चौखट के बाहर ही शांति ठंड में ठिठुर कर गेहूं साफ करते हुए कहती है, पायल, मुझे मेरी दोनों बहू पर पूरा भरोसा है। 1 मंजिल तो क्या, वो 3 मंजिल का मकान बनाकर भी दिखाएंगे। अपने मुंह मिठू बना तो कोई आप जैसे मिडिल क्लास लोगों से सीखे। हाथ में 1 अठन्नी नहीं और 3 मंजिल का मकान बनाने का ख्वाब देख रही हैं, वो भी खुली आंखों से। पायल शांति के 3 मंजिल के मकान बनाने वाली बात पर मजाक बनाकर चली जाती है। शांति की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है, सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे झोपड़ी बर्फ जितनी ठंडी रहने लगती है, जिससे परिवार के बड़े और बच्चे बीमार रहने लगते हैं और एक तूफान में उनकी छत उखड़ जाती है और दीवारों की ईंट निकलने लगती है। अरे चलो सबके सब बाहर निकलो, अभी ये तूफान हमारा मकान सह नहीं सकता। सभी के बाहर निकलते ही मकान की आधे से ज्यादा दीवार टूटकर गिर जाती है। अब बस मकान की नींव की जुड़ाव बच गई थी। सभी ठंड में बिना छत के खड़े थे। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर मैंने पेट काट कर ये एक झोपड़ी अपने बाल बच्चों के रहने के लिए बनाई थी। ये भी विधाता ने हमसे छीन ली। अब इस ठंड के मौसम में दर दर भटकने के अलावा कोई आसरा नहीं है। घर गिर जाने से दीनानाथ की हिम्मत टूटती देख बहुएं कहती हैं, पापा जी, परिवार कहीं नहीं जाएगा, हम इसी जड़ और जमीन पर अपना घर दोबारा से बनाएंगे। पर जेठानी जी, अभी हमारे पास पूरी तरह से पक्का घर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं जुड़े। पूनम, अब चाहे 3 मंजिल के पक्के मकान की जगह हमें उन पैसों में 3 मंजिल की झोपड़ी भी बनानी पड़ी तो हम बनाएंगे। बस दीवार में मजबूती लानी है, जिसके लिए हम ईंट लगाएंगे। इतने में दोनों के पति भी ठंड में घर आ जाते हैं और अपनी झोपड़ी गिरी हुई देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, बाबूजी, ये कैसे हुआ? हमारी झोपड़ी कैसे गिर गई? पिताजी,
हम लोग घर के अंदर बैठे थे ना, तभी तेज का तूफान आया और हमारी झोपड़ी गिर गई। प्रीति थर-थर कांपते हुए सुधीर से सिमट कर रोने लगती है। ऐसी बर्फीली हवा में बिना घर के रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो, हम बाहर एक तंबू बांध देते हैं ताकि हवा से थोड़ी तो राहत मिले। दोनों थोड़े पैसों से अभी बड़ा सा तिरपाल खरीद कर लाते हैं और घर के बाहर ही एक तंबू लगा देते हैं। तभी आशा, अजी हमने तय कर लिया है कि हम अपनी 3 मंजिल की झोपड़ी बनाएंगे ताकि हमारा परिवार भी सर्दी भरे मौसम में आराम से रह सके और हम काम आज से ही शुरू करेंगे। पर आशा, तुम देख तो रही हो, अभी हमारे हाथ पर एक भी पैसा नहीं है। ठंड के मौसम के चलते 2 टाइम की रोटी का खर्चा निकालना ही कितना मुश्किल हो चुका है। अभी तो ऐसी हालत हो रखी है कि हमारे पास एक ईंट खरीदने को भी औकात नहीं है। तो हम 3 मंजिल की झोपड़ी कहाँ से बना लेंगे? एक कमरा तैयार करने में भी आज के टाइम में लाखों रुपए लगते हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब परिवार एक साथ हो तो हर असंभव चीज भी संभव बन जाती है। हमारे पास थोड़े पैसे रखें, उससे ईंट खरीद लेंगे और बाकी सीमेंट और रेत की जगह गोबर और मिट्टी का घोल दीवार तैयार करने में लगाएंगे। पहले के समय में भी तो लोग इसी तरह से झोपड़ी बनाते थे और वो झोपड़ी भी कितनी पक्की और मजबूत हुआ करती थी कि सालों साल चलती थी। भैया, बात तो भाभी सही कह रही हैं। हम इस तरह से अपनी झोपड़ी बना सकते हैं। ठीक है, हम दोनों लकड़ी काटने जा रहे हैं। दोनों कुल्हाड़ी लेकर ठंड के मौसम में जंगल जाकर लकड़ी काटते हैं, जिसमें उनके हाथ काफी ज्यादा कठोर भी हो जाते हैं। वहीं दोनों सूखी घास, मिट्टी और गोबर इकट्ठा करके लेकर आती हैं। जितना ठंडा हो रखा है, इसे उठाने में तो मेरे हाथ गल रहे हैं। पूनम, थोड़े समय का ठंड में संघर्ष कर लेना हमारे लिए सही रहेगा। जब हमारी 3 मंजिल की झोपड़ी तैयार हो जाएगी तो हम गर्माहट में रहेंगे। इसी तरह दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए गोबर, मिट्टी, घास के बोझ बनाकर लाती जाती हैं और अब सब मिलकर झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। पहले दिन नींव डालकर एक कमरे की दीवार बिठाते हैं और तिरपाल बांधकर चूल्हा लगाकर खाना पीना करते हैं और गर्माहट भी लेते हैं। वहीं पायल अपने 1 मंजिल के पक्के मकान के बाहर बॉनफायर जलाकर आलीशान डाइनिंग टेबल पर डिनर का दिखावा कर रही थी। देखो बच्चों, मैंने सब चीज तुम्हारी मनपसंद की बनाई है। मटर पनीर, पुलाव, चावल और सारा खाना गर्म है, जल्दी खा लो। मम्मा, आपने डिनर बहुत ही टेस्टी बनाया है। मम्मा, मुझको ठंडी लग रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके मयंक बेटा, अपनी विंटर वाली नाइट ड्रेस पहनकर सोना, ओके। पायल जानबूझकर अपने सामने रहने वाले गरीब परिवार को दिखाने के लिए बाहर इस तरह से डिनर करती है। वहीं गरीब परिवार वाले सर्दी भरे मौसम में अपने 3 मंजिल झोपड़ी बनाना जारी रखते हैं। इसमें वो काफी सारी सूखी घास, भूसा, गोबर, मिट्टी, लकड़ी लगा के मजबूती देते हैं और उनकी झोपड़ी ओस से बचाव के लिए तीसरी मंजिल पर बड़ी सी तिरपाल भी लगाते हैं, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर को रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पहले मंजिल पर दोनों बहू के लिए सुविधा भरी रसोई बनवाते हैं। भाभी पूनम, अब से आप दोनों यहाँ इस बंद रसोई में बैठकर आराम से खाना पीना बनाना। आपको ठंड में ठिठुर कर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलो ये सही हो गया। अब ठंड में गरम गरम खाना खाने को मिलेगा। वैसे हमारे दूसरा वाला मंदिर कितना बड़ा है। हमारे पास भी खड़े होने के लिए बैल्कनी है। हम भी खड़े होकर ठंडी ठंडी चिल्ड हवा खा सकते हैं। और दीदी, अब हम आराम से पढ़ भी सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं। दादी, ये रहा आपका पूजा घर। आपके लिए तीसरी मंजिल पर छत भी बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, जहाँ आप आराम से जाकर व्यायाम कर सकते हैं। अपने 3 मंजिल की नई झोपड़ी देखकर कांता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने तो सोचा था उस टूटी झोपड़ी में ही मेरी अर्थी उठ जाएगी। शुरू से ही मेरे मन में बड़ी इच्छा रही थी कि हमारा भी खुद का कम से कम 1 मंजिल का तो मकान हो, लेकिन मेरे पोतों ने आज 3-3 मंजिल का मकान बनवा दिया और मेरी बहू ने भी इसमें अपनी कमाई लगा दी। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों से बहुत ही खराब और खटास भरा बर्ताव रखा। पहली बार अपनी दादी सास को इतना स्नेह से बात करते देख दोनों बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बड़ी शान दिखाती थी ना ये पड़ोसन की बहू अपने 1 मंजिल का पक्का मकान बनाकर। अब उसे हमारा 3 मंजिल की झोपड़ी देखने के लिए नजर उठाकर देखना पड़ेगा। मामा, दादी, अब तो हमारे भी 3 मंजिल का न्यू झोपड़ी बन गया। आज हम कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं ना, पार्टी करते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, पूरी, मटर पुलाव, मटर पनीर। अच्छा ठीक है बच्चों, आज तुम्हारी मनपसंद की चीज बनेगी। अपनी पहले मंजिल पर बनी रसोई में आती हैं और अब गर्माहट में बैठकर गाजर का हलवा, मटर पनीर, पुलाव वगैरह सारी चीज बनाती हैं। पकवानों की स्वादिष्ट खुशबू पायल की नाक में पड़ती है। उनके 3 मंजिल की झोपड़ी देखकर वह जलन करती है।